Hello everyone, I Yasir Lottu welcome everyone to our YouTube channel Kashmir Civil Services Academy. आज से हम मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करने वाले हैं और जो पहला लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इंडिया पे होगा। इससे पहले कि मैं अपना सेशन स्टार्ट करूं, मैं कुछ चीज़ें आपसे पहले डिस्कस कर लेता हूं। वो ये है कि मेरा अप्रोच क्या रहेगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने का। सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉडर्न इंडिया का जो जो उस टाइम बैकग्राउंड था वो क्या था, क्या क्या परिस्थिति ऐसी थी इंडिया की कि जो यूरोपियंस थे वो यहाँ पे आए। उसके बाद हम देखेंगे वही अराइवल्स ऑफ यूरोपियन और हम देखेंगे एंग्लो कार्नेटिक वार्स। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिटिश ने कैसे कॉन्क्वेस्ट किया बंगाल पे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इस शेप में कि हम पहले सारे जनरल्स को पढ़ेंगे और हम वहां से पैरेलली हर एक चीज टाइमलाइन के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे कि पहले हम करेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में डिस्कस, फिर देखेंगे वारन हास्टिंग्स कौन थे, उन्होंने क्या किया। उसके बाद हम देखेंगे कॉर्नवालिस कौन थे, स्टेट ऑफ मैसूर के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे वेलेस्ली कौन थे, वेलेस्ली के टाइम पे क्या हुआ। हम ऐसे ही करके इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्टेट ऑफ मैसूर, स्टेट ऑफ ये पंजाब, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। और उसके बाद हम देखेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या था। उसके बाद हम देखेंगे एक्ट क्या थे उसमें जो थे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर से जनरल्स के बारे में, लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड रिपन है। और उसके बाद हम देखेंगे एरा ऑफ 1885 टू 1905 पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट, गांधीयन एरा, रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, स्वराजिस्ट, गांधी। और हम देखेंगे उसके बाद ये क्रिप्स प्रपोजल क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था। और ऐसा करते करते हम पढ़ेंगे कि इंडिया को आजादी कैसे मिली। सो बिना टाइम जाया करते हुए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमें मॉडर्न इंडिया का बैकग्राउंड समझना है ना, तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा वक्त से। यानी कि हम बात करेंगे 1008 एडी की, ठीक है। 1008 एडी की अगर हम बात करेंगे, उस टाइम क्या परिस्थिति थी हिंदुस्तान की, जब महमूद गजनी ने इंडिया पे अटैक किया और 17 बार उसने अटैक किया। फिर क्या कंडीशंस थे कि महमूद गजनी सक्सेसफुल हो गए हिंदुस्तान पे अटैक करने पे। और फिर उसके बाद उसने और 16 बार किया, यानी कि उसने 17 बार हिंदुस्तान पे अटैक किया और 17 टाइम वो सक्सेसफुल हुआ हिंदुस्तान पे अटैक करने में और हिंदुस्तान की वेल्थ यहां से वहां ले जाने में। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इस वाली साइड से, यानी कि पॉलिटिकल पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थे। देखिए, पॉलिटिकल कंडीशंस की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ए पावरफुल अथॉरिटी था। मतलब कि यहाँ पे अशोका के जैसा कोई बादशाह नहीं था। अशोका के जैसा कोई बादशाह नहीं था, क्योंकि अशोका को गए हुए बहुत टाइम हुए थे। और अकबर जैसा बादशाह नहीं था, अकबर द ग्रेट जिसको हम बोलते हैं, अकबर जैसा बादशाह नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो अभी आया ही नहीं था। इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे रूलर्स होते थे और वो अपने आप को बड़ा बड़ा राजा बोलते थे, लेकिन वो दो दो गांवों पे रूल करते थे। सोसाइटी सोसाइटी की कंडीशन क्या थी? हिंदुस्तान की सोसाइटी की कंडीशन थी, हिंदुस्तान जो था वो सफर कर रहा था किससे? कास्ट सिस्टम से। यानी कि यहाँ पे जात पात का मसला था। आज भी हिंदुस्तान में कहीं कहीं पे जात पात का मसला है। यानी कि बोलते हैं कि हम यहाँ पे शादी नहीं करेंगे, ये छोटी जाति के लोग हैं, हम वहां पे शादी नहीं करेंगे, वो बड़े जाति के लोग हैं। और सोसाइटी जो है वो मिडल इंडिया में कास्ट सिस्टम पे डिवाइड हुई थी। और
अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करेंगे वहां पे वर्ण सिस्टम था, ठीक है, वर्ण सिस्टम था। यानी कि सोसाइटी एंशियंट में भी है, सफर कर रही है, और मिडवल में भी सफर कर रही है, और आज करंट यहां पे अभी भी सफर कर रही है। एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो एक हिस्टोरियन है, ठीक है, उसका नाम है अलबरूनी, अलबरूनी, और वो ट्रैवलर भी है। उन्होंने एक किताब लिखी थी, किताबुल हिंद। अलबरूनी जो है वो स्टेटमेंट देते हैं कि हिंदुस्तान की जो एजुकेशन थी वो स्टैगनेंट थी और बैकवर्ड थी। मतलब एजुकेशन का हाल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा था। इवन कि आज भी कहीं कहीं पे आप देखोगे एजुकेशन पूरा अभी मतलब उतना डेवलप नहीं हुआ है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान बहुत पीछे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ से, ठीक है। अब हम देखेंगे ये वाला साइड भी हमने कवर किया, ये वाला साइड भी हमने कवर किया, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, हमने पॉलिटिकल इश्यूज भी डिस्कस किए, हिंदुस्तान की सोसाइटी भी हिंदुस्तान की डिस्कस की, और एजुकेशन भी हिंदुस्तान की डिस्कस की। अब अगर हम देखेंगे हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान की जो बैकबोन थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इकोनॉमी जो थी वो बहुत ही प्रॉस्परस थी। यानी कि देखिए अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे, हिंदुस्तान को लैंड ऑफ वेल्थ बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मॉनसून है और यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे लैंड ऑफ वेल्थ इसको बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम हर तरह के क्रॉप्स उगा सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का क्रॉप हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो कैश क्रॉप्स हो, या कोई भी तरह का क्रॉप हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सीरीज ऑफ इन्वेजन हुए, क्योंकि कंडीशंस हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए यहाँ पे उस कंडीशंस का फायदा उठाने के लिए हमने अगर देखेंगे पहले से ही यहाँ पे इन्वेजन हुए। पहले आर्यनस आए, उन्होंने यहाँ पे इन्वेड किया, और वहां पे उन्होंने जो है ये प्लंडर किया। उसके बाद शाकाज आए, शाकाज जब आए उसके बाद कुशनज आए, उसके बाद हनज आए, फिर टर्कस आए, फिर मंगोल्स आए, उसके बाद ईरानी आए, और उसके बाद अफगानी आए। अगर हम देखेंगे ये जो यहाँ पे आते थे, जो इन्वेडर्स होते थे, ये इन्वेज जब यहाँ पे ये प्लंडर करते थे, तो ये इनके जो टाइप्स होते थे वो किस तरह के होते थे। देखिए टाइप्स ऑफ इन्वेडर्स, दो तरह के टाइप्स होते थे इन इन्वेडर्स की। क्या क्या होती थी, एक तो होते थे जो सक्सेसफुल होते थे कहाँ पे, अपने होम कैडर में। यानी कि पहले हम ये डिस्कस करते हैं, यानी कि उन्होंने इंडिया पे इन्वेड तो किया, ठीक है, उन्होंने इंडिया पे इन्वेड तो किया, लेकिन यहाँ का जो माल था, यहाँ की जो वेल्थ थी, ठीक है, वो उन्होंने अपने साथ वापस ली और वहीं पे रहे। बाद में फिर से आए और वेल्थ यहाँ की लूटी, और फिर से वापस चले गए। ये होता है जो अपने होम कैडर में खुश थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए गजनी था, महमूद गजनी 17 बार आया, 17 बार चला गया, ठीक है। नादिर शाह था, उसने भी लौटा और चला गया अपने होम कैडर में। अब बात करेंगे दूसरे टाइप की, जो अपने होम में सक्सेसफुल नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए बाबर, यानी कि वो आया और यहीं पे सेटल हुआ, ठीक है। जब हम मिडवल इंडिया पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि क्या हुआ, ये बड़ी लंबी कहानी है। तो बाबर जब आया वो हिंदुस्तान में ही रहा, हिंदुस्तान को जीता और हिंदुस्तान पे रोल करने लगा। अब जो ये हम बात कर रहे हैं कि इन्वेडर्स आए, क्यों आए और कैसे आए। अब अगर हम इस चीज की बात करते हैं, हम पहले देखेंगे कि ये जो अटैक्स जो होते थे वो कहां से होते थे। देखिए अगर हम हिंदुस्तान की मैप को जूम करेंगे, ठीक है, आप देखोगे जो हिंदुस्तान का जो मैप है वो यहां से, यहां से, यहां से और यहां से इसको तो कवर करता है, क्या, सी कवर करता है। यानी कि यहां यहां से अटैक पॉसिबल नहीं था उस टाइम। क्यों नहीं था, क्योंकि उस टाइम जो शिप्स थे वो अंडर मतलब प्रोसेस थे, मतलब शिप्स जो थे वो बने ही नहीं थे, यानी कि सी रूट का कोई कंसेप्ट ही नहीं था।
और इस साइड जो है, इस साइड यहाँ पे आप देखोगे पर्वत है, पहाड़ है, और यहाँ से आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब जो अटैक था वो इस फ्रंटियर से पॉसिबल था। और यहाँ से भी जब हम अटैक्स देखते हैं तो हमने देखा कि अटैक्स दो जगह से ज्यादा हुए, यानी कि गुजरात और राजस्थान साइड से। देखिए यहाँ पे गुजरात दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यहाँ से अटैक होता था राजस्थान, यानी कि प्रेजेंट डे राजस्थान, यानी कि अगर हम बात करेंगे तब यहाँ का पाकिस्तान भी था, यानी कि यहाँ से, ठीक है। आज का गुजरात राजस्थान, तब का, मतलब कि आज का पाकिस्तान भी, ठीक है, यहाँ से अटैक होते थे। यानी कि ये ओपन विंडो थी इस पूरे कासल की, ठीक है, ये ओपन विंडो थी पूरे इस कासल की, सिर्फ यहाँ से अटैक होता था, ठीक है, यहाँ से। अब हम बात करेंगे किस चीज की, कि ये अटैक्स क्यों होते थे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, हम कनेक्टेड चीजों को कनेक्ट करेंगे और पढ़ेंगे। देखिए अटैक्स पॉसिबल इसलिए हुए क्योंकि यहां से अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर ये इक्वेटर है और अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, अगर ये इक्वेटर है और अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। देखिए यहाँ का एरिया अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का टेम्परेचर ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ का ठीक है, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एग्रीकल्चर के लिए, ये एग्रीकल्चर के लिए ठीक है, ठीक है। यानी कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, मॉडरेट है, एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत सूट करता है। तो इस रीजन में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा पॉसिबल है। और अगर हम यूरोप की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे है यूरोप, ठीक है, अगर हम यूरोप की बात करेंगे, वो कहाँ पे लाई करता है, वो लाई करता है कहाँ पे, हाई ऑल्टीट्यूड पे, हाई ऑल्टीट्यूड पे। यानी कि यहाँ का जो, यहाँ पे अगर यूरोप है, ठीक है, मैप में अभी नहीं है लेकिन यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे जो यूरोप है इसकी हम बात करेंगे, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। जब टेम्परेचर लो होगा तो इनको, आपको नहीं लगता है कि इनको फूड, जो खुराक है उसको समेटने में टाइम लगता होगा, यानी कि ये यहाँ पे स्टोर करते हैं फूड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 मंथ तो बर्फ से ही कवर होते हैं। 8 मंथ यहाँ पे बर्फ होती है, फिर बचे 4 मंथ, 4 मंथ में वो क्या करेंगे, 4 मंथ में वो ज्यादा से ज्यादा फिर फिशिंग करते हैं वहां पे। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखोगे यूरोपियन लोग, वो नॉन वेजिटेरियन लोग इसीलिए है क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो नॉन वेजिटेरियन है। यानी कि उनको अगर स्टोर करना होगा फूड तो उनको क्या चाहिएगा, उनको चाहिएगा क्या, प्रिजर्वेटिव्स, दे नीड प्रिजर्वेटिव्स। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि यूरोप है हाई आल्टीट्यूड पे, और हाई आल्टीट्यूड का मतलब है कि 8 मंथ यहाँ पे स्नो होगा। अब अगर 8 मंथ यहाँ पे स्नो होगा तो इनको क्या चाहिए, इनको कुछ प्रिजर्वेटिव चाहिए उस खुराक को प्रिजर्व रखने के लिए। और हमें ये पता है कि स्पाइस 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 जो है, इसी की वजह से तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हुए, स्पाइसी की वजह से यहाँ पे तो अटैक्स हुए। इनको पता है कि स्पाइस एक बेस्ट प्रिजर्वेटिव है, ठीक है, बेस्ट प्रिजर्वेटिव है स्पाइस। एक मिनट। अब अगर स्पाइस एक बेस्ट प्रिजर्वेटिव है तो स्पाइस कहाँ पे पाया जाता है, स्पाइस पाया जाता है सिर्फ इंडिया में, मतलब इंडिया इसका डोमिनेंट है कंट्री, यहाँ जहाँ पे स्पाइस प्रोड्यूस होता है। अब अगर स्पाइस यहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो ये सोर्स है, और यहाँ जहाँ पे चाहिए, ये यहाँ पे इनको स्पाइस चाहिए, यानी कि ये सिंक है। तो इनको यहाँ आने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता बनाना है कि नहीं बनाना है, यानी कि बनाना है। अगर हम उस टाइम की लैंड रूट्स की बात करें तो एक रूट था जिसका नाम था सिल्क रूट। इसको क्यों बोलते थे हम सिल्क रूट, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेड होता था वो मेजॉरिटी किस चीज का ट्रेड होता था, सिर्फ सिल्क का ट्रेड होता था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिल्क रूट, ठीक है।
अब हम बात करेंगे कि अगर इनको अब ट्रेड करना था ये स्पाइस का, तो ये कहां से करते हैं। देखिए, ट्रेड जहां से करना था उनके लिए, उसके लिए हमें समझने हैं कुछ रूट्स। बाद में जो रूट्स बने सी रूट्स, और पहले जो रूट्स थे यानी कि लैंड रूट्स। पहले सी रूट्स की अगर हम बात करेंगे तो सी रूट्स जो इंडिया के थे वो दो थे। एक तो था पर्शियन गल्फ और दूसरा था रेड सी। पर्शियन गल्फ अरब को और इंडिया को कनेक्ट करता है, अरब और इंडिया को कनेक्ट करता है। और जो रेड सी है वो यूरोप को कनेक्ट करता है, किस चीज के साथ, इंडिया के साथ। तो ये दो रूट्स थे। अब अगर लैंड रूट्स की हम बात करेंगे जो कि उस टाइम बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट था, सबसे पहले हम बात करेंगे सिल्क रूट की। सिल्क रूट जो है वो एक रूट है जो मंगोलिया और यूरोप को कनेक्ट करता है। अगर आप इस मैप पे गौर करोगे, लेट मी जूम दैट, अगर आप इस मैप पे गौर करोगे तो ये जो यहाँ पे आपको लाल लाल से जो ये दिख रहा है ना लाइन, ये सिल्क रूट है। सिल्क रूट, अब आप बोलोगे यहाँ से भी ये रूट्स थे बहुत सारे ज्यादा, यानी कि आज का जो इंटरनेशनल लैंड रूट होते हैं या इंटरनेशनल रोड्स होते हैं, आप वही मान सकते हो। देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट नेशनल रूट्स के साथ कनेक्ट होता था आज के, ठीक है। यहाँ से ये जो यहाँ से जो लाल लाल है ये सारा सिल्क रूट है, यानी कि ऑरिजिन इसका मंगोलिया से था और कनेक्ट कहां होता था, यूरोप में, ठीक है। तो एक तो ये रूट था, क्या और भी कोई रूट था? हाँ, उत्तरापथ। उत्तरापथ मान लो आप आज का नेशनल रोड है, ठीक है, ये आप मान लो ये इंटरनेशनल रोड है। अब उत्तरापथ की हम बात करेंगे तो वो किस किस चीज को कनेक्ट करता है, ठीक है, किस किस चीज को वो कनेक्ट करता है। देखिए, अगर हम मैप की बात करेंगे फिर से, तो ये तक्षशिला और ताम्रलिप्ति को कनेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे ताम्रलिप्ति नहीं है, लेकिन इस टाइम उसके यहाँ पटना के बाद ताम्रलिप्ति आता था, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल जो है यहाँ पे ताम्रलिप्ति होता था। ताम्रलिप्ति और तक्षशिला को ये कनेक्ट करता था। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में इसको सड़के आजम बोला जाता था, मॉडर्न हिस्ट्री में इसको सड़के आजम बोला जाता था। और ब्रिटिशर्स ने क्या नाम इसको बोला? ब्रिटिशर्स ने इसको बोला जीटी रोड, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। यानी कि ब्रिटिशर्स ने इस रोड से बहुत ही ज्यादा ट्रेड किया है, ठीक है। और ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये क्या क्या है, ये NH1 और NH2 को मिला के जो रोड बनता है वो ग्रैंड ट्रंक रोड है, ठीक है। अब और एक रूट की हम बात करेंगे, वो है दक्षा ये दक्षिणापाद, ठीक है। दक्षिणापाद जो है वो किसको कनेक्ट करता था? वो उज्जैन और देवगिरी को कनेक्ट करता था। उज्जैन और देवगिरी, देवगिरी जो है वो प्रेजेंट डे पुणे है, ठीक है, पुणे। और उसको मिडल इंडिया में दौलताबाद कहा जाता था, ये आप याद रख लेना, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे अब इसको मैप पे दिखाने की, तो ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ। ये जो आपको ये येलो कलर की जो लाइन दिख रही है, इसको हम बोलते थे दक्षिणापाद रोड टू आज का जो प्रेजेंट डे पुणे है, यहाँ पे लगभग, ठीक है। यहां तक ये रोड था जो इसको कनेक्ट करता था, जिसको हम बोलते थे दक्षिणापाद। और अगर हम तक्षशिला टू ताम्रलिप्ति की बात करेंगे, तक्षशिला यहां से है, ये जो ग्रीन लाइन जहां से मैं रेड लाइन डाल रहा हूं, ये तक्षशिला से बराबर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ताम्रलिप्ति है। ये रूट्स थे कुछ जहां से ट्रेड होते थे, जहां से फिर ट्रेड होना था, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक जो अहम तरीन जो काम हुआ उस सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में, वो था बर्थ ऑफ इस्लाम। बर्थ ऑफ इस्लाम कहां पे हुआ? पर्शियन गल्फ में, ठीक है। पर्शियन गल्फ में कहां पे? सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया को पहले बोला जाता था हिजाज। क्या बोला जाता था? इसका नाम पहले था हिजाज, और उसको मोहम्मद इब्ने सौद ने नाम दिया सऊदी अरबिया। मोहम्मद इब्ने सौद ने हिजाज को बोला कि ये अब सऊदी अरबिया है।
तो आप सब लोगों को पता है कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बॉर्न हुए, तो उससे पहले यहाँ पे क्रिश्चियनिटी थी, यानी कि जीसस के फॉलोअर्स थे। जीसस के फॉलोअर्स थे लगभग 650 साल तक। ठीक है। अब यहाँ पे मुस्लिम्स है और यहाँ पे क्रिश्चियंस है। अब अगर कोई चीज बनता है तो उस चीज का जो नेचर होता है वो होता है कि वो एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। आप अगर छोटा मोटा बिजनेस भी डालोगे तो आप 2-3 साल के बाद एक्सपेंशन करना स्टार्ट करते हो। वैसे ही कोई चीज जब बनती है तो उसका एक्सपेंशन शुरू होता है। जब एक्सपेंशन शुरू हुआ तो एक अहम इवेंट हुआ, उसका नाम है क्रूसेड। क्रूसेड, यहाँ जो मैं यहाँ पे ये ड्रा कर रहा हूँ, क्रूसेड। ठीक है। क्रूसेड, ये 1453, आप ये डेट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट इवेंट है मॉडर्न इंडिया के लिए समझने के लिए, मॉडर्न इंडिया को समझने के लिए। इसको बोला जाता था, इस क्रूसेड को, क्लैश ऑफ क्रॉस एंड क्रिसेंट। यानी कि इसको बोला जाता था कि ये जो क्लैश है ये मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान होता था। अब क्या हुआ इस क्लैश में, जो टर्क्स थे, जब आपने अगर देखा होगा इर्तुगुल सीरीज देखी होगी, वो इसी चीज का मतलब इसी चीज के साथ कनेक्ट आप उसको कर सकते हो कि कब तब ये मुसलमानों और क्रिश्चियंस में फाइट हुआ करती थी। तो वहां पे जो रोड वोड होते थे वहां पे वो बंद होते, आप वो, खैर वो दूसरा मसला है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टर्कस जो है, यानी कि मुसलमान जो है, उन्होंने ऑक्यूपाई किया कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको प्रेजेंट डे इस्तांबुल बोला जाता है। ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया, वहां से क्या हुआ, यहां से पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री चेंज हो गई। जब टर्कस ने कॉन्स्टेंटिनोपल ऑक्यूपाई किया तो अब जो वेस्ट था वो ईस्ट के साथ कनेक्ट नहीं था। यानी कि जब उन्होंने ये सिल्क रूट ही बंद किया, उन्होंने जब ये रोड ही बंद कर दिया, तो क्या हुआ, जो क्रिश्चियन थे वो ट्रेड नहीं कर पाए। ठीक है। जिसकी वजह से मुसलमानों ने उनको बोला, टर्कस ने उनको बोला कि या तो इस्लाम कबूल करो या तो मर जाओ। ठीक है। अब कुछ थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और जो बाकी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब कुछ दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर देखोगे वहां पे एक हैबिट है यूरोप में, वहां पे लिक्वर ज्यादा पिया जाता है और पोर्क खाया जाता है। ठीक है। जिसको हम सुअर बोलते हैं, सुअर खाया जाता है और लिक्वर यानी कि शराब पी जाती है। तो इन दोनों आदतों की वजह से कुछ कल्चरल डिफरेंस कुछ कल्चरल डिफरेंस थे इन दोनों में, जिसकी वजह से उन्होंने फिर मतलब कि आधो ने इस्लाम कबूल नहीं किया या बाकी सारी चीजें। तो उन्होंने क्या किया, जब टर्किश ने यहाँ पे, मैंने थोड़ा सा इसका ग्राफ बनाया है, डायग्राम, आप इस चीज पे इसको समझ सकते हो। 1453 की बात हो रही है, टर्किस ने ऑक्यूपाई किया प्रेजेंट डे इस्तांबुल। ठीक है। यानी कि सिल्क रूट। अब क्या हुआ, अब कुछ जो क्रिश्चियन थे वो सोचने पे मजबूर हो गए कि अब हम क्या करें। उन्होंने क्या किया, रेनेसेंस हो गई, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन जो है वो आम हो गई और साइंस जो है थोड़ा सा आगे बढ़ गया, थिंकिंग, साइंस थिंकिंग एबिलिटी। ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हुए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मॉडर्न शिप बिल्डिंग हुई, यानी कि जहाज, बड़े बड़े जहाज बनने शुरू हुए, मैप्स बनना शुरू हुआ। इनको पता चल गया कि कौन सा कंट्री कहाँ पे लोकेट है, कहाँ पे क्या रिसोर्सेज है, जब ट्रेड होना चाहिए। और जब मॉडर्न शिप बिल्डिंग है, उसकी वजह से ट्रेड शुरू हो गया। किस चीज का, वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि हर एक कंट्री अब आपस में ट्रेड कर सकती थी। देखिए, तो जब वर्ल्ड ट्रेड शुरू हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे एस्पेरेंटस आना शुरू हुए, यानी कि इंडिया में एस्पेरेंटस आने शुरू हो गए। अब यहाँ पे आएंगे एडवेंट ऑफ, यहाँ पे पोर्तुगीज आएंगे, यहाँ पे यूरोपियंस आएंगे, यहाँ पे और सारे कंटेंडर्स आएंगे। ठीक है। फ्रेंच आएगा। लेकिन कैसे आए वो यहाँ पे, देखिए, जब अगर ये यहाँ पे ये किस्सा होता ही नहीं, यानी कि जब टर्कस इसको ऑक्यूपाई नहीं करते, तब
यहाँ से कोलंबस नहीं जाता अमेरिका को ढूंढने, ठीक है। 1492 में कोलंबस गए और 1498 में वास्को डी गामा गए, जिन्होंने डिस्कवर किया हिंदुस्तान को, और कोलंबस ने डिस्कवर किया अमेरिका को। कोलंबस भी गया था हिंदुस्तान को ढूंढने, ठीक है। जब कोलंबस निकला, वो यूरोप से निकला, वो यहाँ से, उस टाइम जो जहाज थे वो विंड से चलते थे, तो उसने रास्ता भटक लिया और वो पहुंचा सीधा नॉर्थ अमेरिका। उसने यहाँ बोला कि ये लोग रेड इंडियंस हैं। असल में वो इंडिया पहुंचा ही नहीं था। आप देख सकते हो यहाँ पे 1453 है और यहाँ पे कुछ ही गैप है, यानी कि 39 ईयर्स की टोटल गैप है जब कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। और उसके 6 साल बाद ही 1498 एडी में, 1498 एडी में आप देख सकते हो यहाँ पे वास्को डी गामा आए और वो चले गए कहाँ पे, हिंदुस्तान को ढूंढने। जब वो हिंदुस्तान को ढूंढने चले गए, वो पहुंचे कहाँ पे, कैलीकट। कैलीकट जब वहां पे वो पहुंचे, जब उन्होंने ट्रेड किया, यहाँ पे अबंडेंट स्पाइसेस उनको मिले। और जब वो स्पाइसेस वापस यहाँ यूरोप में, जब वो स्पाइसेस लेके आए, तो उन्होंने वहां पे 100 टाइम्स प्रॉफिट कमाया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान नजर में आया कि यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे हम कब्जा कर सकते हैं। और यहां से शुरू होती है कहानी एडवेंट ऑफ पोर्तुगीज की। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं और हम अगले लेक्चर में देखेंगे एडवेंट ऑफ कंटेंडर्स, और उसके बाद हम देखेंगे उन कंटेंडर्स में आपस में लड़ाई हुई, यानी कि एंग्लो कार्नेटिक वार्स। चलिए फिर मैं इख्तिताम करता हूं अपना लेक्चर यहीं पे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या ये सीरीज आपको कंटिन्यू करनी है या नहीं। और आप हमारे चैनल कश्मीर सिविल सर्विस एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्लास।